मैं आज 65 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इन 65 में से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 25 से ज़्यादा का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना? शेयर कीजिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज के इस वीडियो में, और रियल में आपको जानना है कि आप कितने पानी में हैं, कितने तैयारी पढ़ के बैठे हैं। तो ये 65 क्वेश्चन का खुद से हमारे आंसर देने से पहले आप खुद से जो है इस बार सोचें कि हाँ, वास्तव में ये आपको आता है या नहीं आता है। मुझे देखने आंसर देने के बाद तो हर कोई कहेंगे मुझे आता है, लेकिन ईमानदारी अगर अभी आपके अंदर है तो बचे हुए समय में अपने कमियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देख लीजिए आज के वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला इज यूज फॉर आईवी थेरेपी इन चिल्ड्रेन। मतलब कौन से कलर का कैनुला का उपयोग जो है आईवी थेरेपी बच्चे में देने के लिए करते हैं। कौन सा करते हैं, सबको पता है, येलो कलर, ठीक है ना? येलो कलर ऑप्शन नंबर 1। अब येलो कलर कैनुला का साइज कितना होता है, 24 होता है। 24 का इस्तेमाल बच्चे के लिए किया जाता है। 26 भी इस्तेमाल जो है नियोनेट्स या बच्चे के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, कहता है लीड सेकेंड इन ए 12 लीड ईसीजी कॉरस्पेंड टू। यानी ईसीजी क्या दिखाता है लीड 2 में 12 लीड को, ठीक है? तो ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है माय डियर, आप सभी के बीच में मैं बता दूँ, ये दिखाता है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो लीड 2 इन ए 12 लीड ईसीजी, यानी 12 लीड ईसीजी में लीड 2 जो कोरस्पेंड करता है वो राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग को, ठीक है ना? राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है बीसीजी कैन बी गिवन अप टू विच ग्रुप, विच एज ग्रुप। यानी बीसीजी किस एज ग्रुप को जो है दिया जा सकता है, ठीक है? 1 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 साल तक होता है तो 1 ईयर राइट आंसर होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑन फ्लोर इन ऑपरेशन थिएटर। यानी ओटी रूम में कौन से जो है सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है फर्श को, फ्लोर को साफ करने में, ठीक है? ब्लड से जो लगा हुआ फ्लोर होता है उसको साफ करने में। तो कौन सा होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 5वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर प्रिस्क्राइब इतना mg सेफ्रोक्सिम, ठीक है ना? सेफ्रोक्सिम इतना mg टू ए पेशेंट। पेशेंट को इतना एजिम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। 1 वाइल कंटेन 1 ग्राम, 1 वाइल 1 ग्राम सेफ्रोक्सिन रखता है। द नर्स डिसोल्व द कंटेंट ऑफ ईच वाइल विथ 10 cc ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। यानी वह ईच वाइल को 10 cc वाटर में वो डिसॉल्व करती है इंजेक्शन के लिए। हाउ मैनी ml ऑफ द मिक्स्ड सॉल्यूशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट। कहता है एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 1.5 gm, ठीक है ना, सिप्रोक्सिम का, समझ गए ना? पेशेंट को देने के लिए डॉक्टर इतना प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक वाइल में 1 जीएम ही आता है, ठीक है ना? एक वाइल में 1 जीएम ही आ रहा है सिप्रोक्सिम का, और नर्स उसे 10 cc वाटर में इंजेक्शन के साथ 1 ग्राम को मिक्स करती है। तो आप कितने ml जो है सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा पूरे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब देने के लिए, ठीक है? तो आपको कितना ml जो है मिक्स करना पड़ेगा, हाउ मेनी ml मिक्स सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, ठीक है? तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें आपको बनाना है, ठीक है ना? बनाना है 10 ml, 12.5 ml, 15 ml, 20 ml, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? देखिए अब होता क्या है, इतना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है? एक वाइल में 1 जीएम आ रहा है और 10 cc मिलाकर जो है डॉक्टर दे रही है 1 जीएम को, ठीक है ना? तो 1 जीएम में इतना से गुना कर देंगे, ठीक है ना? और फिर इतना में गुना करेंगे, चूँकि हमको 1 जीएम को 10 cc में मिला के दे रहे हैं, तो इतना को इतना में मिला के देंगे तो कितना होगा, 15 ml होगा, ठीक है ना? राइट आंसर 15 ml होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है विच क्लिनिकल फाइंडिंग में बी सीन आफ्टर टुर्प, ठीक है ना? टुर्प आप लोग को पता होगा, TURP फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, क्या होता है? विच क्लिनिकल फाइंडिंग में बी सीन आफ्टर, टुर्प के बाद कौन सा क्लिनिकल लक्षण देखा जाता है, ठीक है ना? तो राइट आंसर कौन सा होगा,
हेमेचूरिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ट्रांस यूरेथ्रल, ठीक है ना, ट्रांस यूरेथ्रल रेसिस्टेक्शन प्रोस्टेट, ठीक है ना, ट्रांस यूरेथ्रल रेसिस्टेंस प्रोस्टेट, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है आपका, इसमें जो है हिमेचूरिया होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे है 7वां क्वेश्चन है, हार्मोन रेनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गेन। देखिए किस ऑर्गेन के द्वारा रेनिन हार्मोन सिक्रेट होता है, तो यहाँ पे देखिए लीवर, डीसीटी ऑफ किडनी, ठीक है ना, जुगले, देख लीजिए यहाँ पे जुग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, जुग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, पैंक्रियाज। तो किससे होता है, तो याद रखिए रेनिन हार्मोन जगमुलर, देख लीजिए जगुलोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, किडनी के जगमुलर सेल से क्या होता है, जो है ये सीक्रेट होता है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 25 से 30 दिन का लॉन्ग, 25 दिन लंबा का अगर मेंस्ट्रुएशन चक्र है, व्हेन दैट विल बी सेफ पीरियड, तो सेफ पीरियड जो है कब होगा, 1 से 7 दिन का, 11 से 18 दिन, 8 से 15 दिन एंड 13 से 20 दिन, ठीक है ना। अगर मासिक चक्र 25 से 30 दिनों का है, लंबे अवधि का है, तब जो है सेफ पीरियड क्या होगा, तो सेफ पीरियड क्या होगा, 1 से 7 दिन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलैप्स ड्यूरिंग वार्ड अराउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। कहता है नर्स ये पाती है कि पेशेंट जो है अचानक से कोलैप्स मतलब बेहोश हो गई, ठीक है, वार्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें प्रायोरिटी होगा, ठीक है, स्टार्ट ऑक्सीजन, चेक पल्स, स्टार्ट सीपीआरआई, नोटिफाई फिजिशियन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा चेक पल्स। अगर नर्स अपने राउंड के दौरान अगर वार्ड में देखती है कि पेशेंट बेहोश पड़ा है, तो सबसे पहले नर्स का ये प्रायोरिटी है कि वो पल्स को चेक करे कि पेशेंट के पल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल द रेशियो ऑफ पीआरबीसी, यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल, पीआरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसका रेशियो पूछ रहा है, प्लेटलेट का रेशियो पूछ रहा है, एंड एफएफपीपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का जो है फॉर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पीआरबीसी, प्लेटलेट एंड एफएफपी का जो है रेशियो पूछ रहा है, कितना होता है। तो पीआरबीसी, प्लेटलेट और एफएफपी का रेशियो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 1:1:1:1, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा इसमें कथन जो है परिभाषित है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है ना। तो कौन सा है, तो कौन सा है, राइट आंसर सी होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 10 यूनिट ऑफ पीआरबीसी इन 24 आवर। 24 आवर में अगर जो है 10 यूनिट से ज़्यादा अगर पीआरबीसी का अगर ट्रांसफ्यूजन होता है 10 यूनिट से ज़्यादा 24 घंटे में, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है 12 नंबर है, हैंड रबिंग टाइम फॉर एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज। कहता है एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग के लिए हाथ रगड़ने की समय कितनी है, हाथ रगड़ने की, तो वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 15 से 30 सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी इज सीन इन पेशेंट विथ डीप थिकनेस बर्न इंजरी। कहता है एक गहरे रूप से जले हुए मरीज में कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी देखी जाती है, तो माय डियर मैं बता दूं विटामिन डी। विटामिन डी जो है देखी जाती है गहरे रूप से जले हुए मरीज में, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रेंट। कहता है कि इनमें से मोस्ट कॉमन कंडीशन, सबसे सामान्य स्थिति क्या है, सामान्य परिणाम क्या है फिजिकल रेस्ट्रेंट का, ठीक है, क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, शोल्डर डिसलोकेशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, यानी बच्चे के आकलन कर रहे हैं, नर्स फाउंड 2 ब्लड वेसल्स। नर्स ये पाती है कि बच्चे में जो नवजात बच्चे हैं उनमें 2 ही वेसल्स है ब्लड का, जबकि होना चाहिए 3। इन द अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड में 3 वेसल्स होनी चाहिए, लेकिन है कितना, है आपका 2 ही। नर्स ये आकलन कर रही है और ये पाई।
व्हाट शुड द नर्स डू, तो नर्स क्या करेगी, तो नर्स क्या करेगी, तो नर्स इमीडिएट नोटिफाई फिजिशियन को सूचित करेगी। चूँकि होना चाहिए 3 अम्बिलिकल कोड में ब्लड वैसेस, लेकिन नर्स पा रही है कि भाई यहाँ 2 ही है, तो इमीडिएट नोटिफाई करेगी फिजिशियन को कि आगे का असेसमेंट किया जाए। ठीक है। द नर्स हैड ए नीडल स्टिक इंजरी विथ ए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। कहता है नर्स ये पाती है कि नीडल स्टिक इंजरी हो चुका है, यानी नीडल जो है लग चुका है, जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड नीडल है, मतलब एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित इंजेक्शन जो है, नीडल जो है वो लग चुका है, उससे घाव बन चुका है, इंजरी हो चुका है, तो नर्स प्रायोरिटी क्या होगी नर्स के सबसे पहले करने की, तो नर्स का प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो नर्स को प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन जो किसी पेशेंट हेपेटाइटिस बी वाले को लगा था नीडल, उससे अगर इंजरी हो जाए तो सबसे पहले जहाँ भी लगा है वहाँ पे वाश करे, वाश पंचर साइट विथ सॉप एंड वाटर। जहाँ भी इंजरी लगा है नीडल का वहाँ सॉप और वाटर के साथ उसे अच्छे से धोना चाहिए, सबसे पहला यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूज ऑफ साल्टर स्केल इज कम्युनिटी सेटिंग इज टू मीटर। देखिए ये जो यूज ऑफ साल्टर स्केल एक डिवाइस होता है जिसमें हम समुदाय में मापने के लिए, वजन मापने के लिए बच्चे में करते हैं इस्तेमाल। देखते होइएगा आप लोग कि पहले जो वेट मशीन आता था वो हाथ में लटका के रखिए, उसको खींच के रखते थे तो उस पर जो है उसका वजन जोखा जाता था। ठीक है ना। घड़ी टाइप से वजन नहीं आता था जिसमें हम कोई भी चीज़ हैंगिंग कर देने से वो क्या होता था, उसमें वजन नाप लेते थे, तो वैसा ही बच्चा का भी जो है होता है, समझ गए, जिसे साल्टर स्केल कहते हैं। ठीक है ना, वेट के लिए। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 18 नंबर है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज इमोशनल ब्रेन। कहता है ब्रेन के किस पार्ट को हम लोग भावनात्मक ब्रेन के नाम से जानते हैं, तो कौन सा होता है, लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, कहता है पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन टू ए पेशेंट इज ट्रीट, मतलब किस उद्देश्य से हम जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के उपचार के लिए, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सलाइन का इस्तेमाल जो होता है वह हम किसके पर्पज से करते हैं, हम लोग करते हैं किसके पर्पज से, याद रखनी चाहिए आप लोग को, किसके पर्पज से करते हैं, तो हम लोग जो करते हैं वो हाइपोनेट्रेमिया यानी सोडियम की मात्रा कमने पर हम जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज यूज टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज यूज टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। कहता है ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम जो देते हैं तो उसके प्रभावशाली के लिए सबसे उपयोगी वैल्यू कौन सा होता है मापने के लिए, पीटी, आईएनआर, एपीटी और सीटी। आईएनआर का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, आईएनआर का। आगे है 21 है पेशेंट विथ इंटूसेप्शन, यानी पेशेंट इंटूसेप्शन के साथ में है। ठीक है, उसको ब्लडी स्टूल हो रहा है डायरिया के साथ में, समझ गए, तो द मोस्ट प्रोबेबल रीजन बिहाइंड दिस ब्लडी स्टूल, तो सबसे संभावित कारण क्या होगा ब्लडी स्टूल होने का, तो देखिए होता ऐसा है कि जब आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पे आंत का ब्लड जो है फ्लो कम जाता है और धीरे धीरे वहाँ का जो टिश्यू होता है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, तो टिश्यू क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। तो आंतीय नेक्रोसिस, जो है बावेल नेक्रोसिस होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 22 है विच साइन इज एसोसिएटेड विथ प्लेसेंटा प्रेविया इन 34 वीक मल्टीपरा प्रेग्नेंट वुमेन। कहता है कौन सा लक्षण जो है प्लेसेंटा प्रेविया का होगा अगर महिला 34 वीक्स के मल्टीपरा प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है ना, यानी बहु प्रेगनेंसी में है, वो एक से अधिक बार का वो प्रेग्नेंट है उसका, और वो 34वें सप्ताह में है, तो प्लेसेंटा पेरविया में कौन सी लक्षण देखी जाती है। मैंने कई बार बता रखा आप लोगों को कि प्लेसेंटा पेरविया में सबसे मोस्ट जो कॉमन कारण है वो आपका लक्षण है
पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होता है पेनलेस होता है, ठीक है, वेजिना से। 23 है कि विच ऑफ द फ्लोविंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय ए पेशेंट विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी पेशेंट ओसीडी से जो है ग्रसित है तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उपयोगी होगा उसके लिए मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। 23 का भी याद रख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, 24 है, ये भी क्वेश्चन अच्छा अभी भी आई है, हो सकता है एग्जाम में आपको इस पर पूछ ले, ठीक है। देखिए होता क्या है, कह रहा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 आवर्स फ्लूड कैलकुलेशन, यानी 24 घंटे का हमको फ्लूड कैलकुलेशन बताना है। 65 kg का पेशेंट है विथ 45% बर्न, एक पेशेंट 45% जला हुआ है, ठीक है, 65 kg का है और 24 घंटे का गणना करना। देखिए कन्फ्यूजन मत होइए, आपसे एग्जाम में 24 घंटे या फिर जो है आप देखिए, अगर नहीं 24 घंटे देगा, अगर समय नहीं देगा तो आप आराम से जो है क्या करेंगे, 24 घंटे का निकाल देंगे। अगर समय दे देगा कि फर्स्ट 8 आवर या फर्स्ट 16 आवर तो फिर आपको अलग अलग बताना होगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर आपको पूछे फ्लूड कैलकुलेशन पूछे जले हुए मरीज के कितना परसेंट इतना परसेंट जला है, तो आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, क्या करना है, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, देखिए 4 × 65 और इंटू में 45, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो क्या करना है, सीधा इसको आपको क्या करना है, वही जो मैंने बताया, 4 × में 65 और इंटू में ये 45, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद आपका 45 होगा और इंटू में 65 होगा। इसको अगर आप गुना कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो है राइट आंसर 11,700 आ जाएगा, ठीक है ना, 11,700 ml आ जाएगा, ml। तो ये अपन 24 आवर्स के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 आवर पूछ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कि फर्स्ट 8 आवर या सेकेंड 16 आवर के लिए बताए, तो देखिए कुछ नहीं करना है, 2 से इसमें आधा कर दीजिएगा, तो जो आधा करने पर 5850 आएगा। तो अगर हमको फर्स्ट 8 आवर के लिए पूछता ना, तो फर्स्ट 8 आवर में हम आधा देते हैं और बाकी के 16 आवर में आधे देते हैं, बस यही 2 है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट नीड टू बी स्टोरेड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब किसके लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना जरूरी नहीं है, ओपीवी, ओपन इंसुलिन, मीजल्स वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो देखिए जितने वैक्सीन है वो कम से कम जो है रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, लेकिन ये ओपन इंसुलिन जो होता है इसको जरूरी नहीं है रेफ्रिजरेटर में रखना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज़ सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल, जो बच्चा है उसका जो है बहुत ज़्यादा तेज दर्द है, गंभीर दर्द है पेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू एक्सेस सीवियरिटी ऑफ पेन, कौन से टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे उसको जो है एक आकलन करने के लिए कि उसमें कितना ज़्यादा गंभीर दर्द है, होता है ना पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन असेसमेंट के लिए बहुत सारे टेक्निक है। तो देखिए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं और फेस रेटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर होगा वो फेस रेटिंग होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में फेस रेटिंग नहीं देकर न्यूमेरिकल रेटिंग दिया है तो हम ऑप्शन में न्यूमेरिकल ही मारेंगे, लेकिन देगा फेस रेटिंग देगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन इज गिवन टू ए क्लाइंट आफ्टर कोड प्रोलैप्स, कहता है कोड प्रोलैप्स के बाद हम मरीज को कौन सा पोजीशन देंगे, कौन सा पोजीशन देंगे, जैसे होता है ना शॉक लगने के बाद कौन सा पोजीशन, तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि पेशेंट को कोड प्रोलैप्स हो चुका है तो उसको हम जो है कोड प्रोलैप्स हो चुका है तो उसको जो है हम कौन सा पोजीशन देंगे, तो उसे टेंडल वर्क पोजीशन देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूँ, 28 नंबर का क्वेश्चन है, इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस इज लाइनेड विथ विच एपिथेलियम, कहता है कि आंतरिक लाइनिंग इसोफेगस का, ठीक है ना, एपिथेलियम में किसके साथ देखा जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एनाटॉमिकल का है। तो इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का आंतरिक जो रेखा है, ठीक है,
लाइनेट जो है वो किसके साथ में है, किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है स्ट्रेटिफाई एसोकेमस एपिथेलियम, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है। देखिए बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन में ध्यान नहीं होता है, बस समझना होता है, लेकिन बहुत लोग लंबे क्वेश्चन देख के ही क्या करते हैं, वाह वाह इतना बड़का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, कहीं ना कहीं लंबा क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बता देगा कि ये चीज़ है और आप आंसर दे दीजिए। देखिए पेशेंट अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यही कह रहा है कि मरीज जो है रोड एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी वार्ड में पहुँचा है, समझ गए। पल्स रेट उसका नापा गया तो इतना है, जो कि क्या है, टेकीकार्डिया है। आपको पता होना चाहिए 120 से ज़्यादा टेकीकार्डिया होता है, 100 से ज़्यादा ही टेकीकार्डिया होता है। ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है, 90/56 है। विथ कोल्ड एक्सट्रीमिज, यानी उसका जो निचला अंग है, ठीक है ना, उसका जो अंग है उसमें, उसके अंगों में यानी शरीर उसका ठंडा पड़ा है, सीधा समझिए उसका शरीर ठंडा है, बीपी कमा हुआ है, पल्स रेट उसका ज़्यादा है, ठीक है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ विच टाइप ऑफ शॉक, तो नर्स समझती है इसको किस प्रकार का शॉक लगा हुआ है, नर्स को ये बताना है। तो सारा कुछ दे दिया हुआ है, समझ गए। हमको सीधा ध्यान रखना है कि पेशेंट तो शॉक में है, लेकिन कौन सा शॉक में है। देखिए अचानक से ब्लड प्रेशर यहाँ पे बहुत कमा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कमेगा मतलब ब्लड कम है, व्यक्ति में प्रेशर कम लग रहा है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम है। दूसरी चीज़ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है उसको सर फटा हो, इसलिए जो है उसको क्या हो गया हो, ब्लड निकल गया हो बहुत ज़्यादा। तो ब्लड निकलने से कौन सा लगता है, हाइपोवॉल्मिक लगता है, लिक्विड के कमी से हाइपोवॉल्मिक लगता है, तो अपन हाइपोवॉल्मिक ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा समझना था। आगे है 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट गिवन ए वाया सबस्टांस रूट, इनमें से कौन से मेडिसिन का यूज जो है हम जो है सबस्टांस सबक्यूटेनियस से नहीं करते हैं देने के लिए, ठीक है ना। इंसुलिन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंसुलिन करते हैं, समझ गए ना। इंसुलिन का इस्तेमाल जो है होता है। ट्यूबरकुलोनिन का इस्तेमाल हम लोग आईएम से करते हैं, इंट्राडर्मल से करते हैं, आईडी से करते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए। तो अपन कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए यही आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है सबक्यूटेनियस, समझ गए ना, सबक्यूटेनियस, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए LMWH जो होता है, देखिए LMWH लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, ठीक है ना, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, यह एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। LMWH फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि LMWH किसके लिए उपयोग किया जाता है, और अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट विल द ब्लड प्रेशर रीडिंग इफ एडल्ट बीपी कफ इज टू एक्सेस बीपी इन, कहता है कि ब्लड प्रेशर क्या रीडिंग होगा अगर हम एडल्ट के बीपी मापते हैं। अगर एडल्ट के जो बीपी होता है उसमें जो कफ लगा होता है, उस कफ का इस्तेमाल हम जो है इन्फेंट के बीपी लेने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भाई गलत रीडिंग मिलेगा, और जो रीडिंग होगा वो लोअर हो जाएगा, लोअर रीडिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, क्योंकि वह कफ ठीक से बच्चे को बैठेगा ही नहीं। कहता है ड्यूक मेजर एंड माइनर सिम्टम्स क्राइटेरिया आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, कहता है ड्यूक का गंभीर और हल्के सिम्टम, हल्के लक्षण किस रोग के निदान के लिए जो है हम लोग फिक्स करते हैं क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना। ड्यूक का गंभीर और हल्के जो लक्षण होते हैं वो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए जो है हम लोग निदान करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 33 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट एंड फ्लैप, ग्राफ्ट एंड फ्लैप में क्या जो है अंतर है। तो देखिए फ्लैप जो होता है उसका अपना ब्लड सप्लाई होता है, जबकि ग्राफ्ट के पास कोई अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लैप हैज इट ऑन ब्लड सप्लाई बट ग्राफ्ट डज नॉट, यानी ग्राफ्ट के पास नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 है, ए चाइल्ड इनहेल ए मार्बल विच इज नॉट विजिबल टू नेक आई हैंड एंड हैज कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कहता है चाइल्ड जो है मार्बल क्या किया है, इनहेल कर लिया है, जो विजिबल नहीं है नंगे आँखों से देखना, और वो कंप्लीट जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हवा जो है अंदर जाना प्रवेश करना बाधित है, हो चुका है,
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज यूज टू रिमूव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो किस चीज़ का हस्तक्षेप का इस्तेमाल करेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के लिए, समझ रहे हैं। चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक ब्लो, जो थ्रस्ट मैनूवर, इंसर्ट फिंगर टू रिमूव मार्बल, हलसलवा मैनूवर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक ब्लो, चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक ब्लो, यही अपना राइट आंसर होगा, याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ 35 है सॉकेबल रिदम आर सीन इन, कहता है सॉकेबल रिदम आर सीन इन किस में दिखा जाता है सॉकेबल रिदम, तो कौन सा, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में सॉकेबल रिदम दिखा जाता है। आगे बढ़ता हूँ 36 है ए पेशेंट इन आईसीयू टेल्स, पेशेंट आईसीयू में है और वो कहता है ठीक है, ICU tells the nurse that someone is calling his name whenever the ventilator alarm beeps, this condition is known as, कहता है कि पेशेंट ICU में है और वो नर्स को कह रहा है, नर्स को बता रहा है कि हमें कोई जो है हमारे नाम लेकर बुला रहा है, और यह कब हो रहा है, जब वेंटिलेटर अलार्म बीप कर रहा है, यानी वेंटिलेटर अलार्म जब बीप कर रहा है तो पेशेंट को लग रहा है कि उसको कोई और नाम से बुला रहा है, ये नर्स को पेशेंट बता रहा है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, एलूजन है, डिलीरियम है, हेलुसिनेशन है, डेलूजन है, ठीक है। तो राइट आंसर एलूजन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहता है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ऑक्वर ड्यू टू साइट्रेट इन ब्लड, कहता है कौन से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है साइट्रेट, ब्लड में साइट्रेट होने के कारण कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, समझ गए। तो कौन सा होगा, हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम की मात्रा कम जाएगा अगर ब्लड में दिखेगा साइट्रेट की ये अनियमितता तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है बॉडी में, तो नॉर्मल सोडियम लेवल बॉडी में जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 135 से 45 MEQ पर लीटर। ओके, आगे है, कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वाल इज नोन एज, कहता है एल्वोलर वाल का डिस्ट्रक्शन क्या जाना जाता है, तो एल्वोलर वाल का डिस्ट्रक्शन एम्फाइसमा होता है, ऑप्शन नंबर बी एम्फाइसेमा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है मेन रिजर्वेयर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड, कहता है मेन रिजर्वेयर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड के बारे में बताएं, तो मेन रिजर्वेयर जो सर्कुलेटरी ब्लड होता है वो आपका वेन होता है। वेन में पूरे ब्लड का 34% ब्लड जो है आपको वेन में ही आपको हमेशा जो है स्टोर रहता है, समझ गए। बाकी का ब्लड आपको आर्टरी में, कैपिलरीज में इधर उधर रहता है, लेकिन मेन रिजर्वेयर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड का वेन होता है, ठीक है ना, वेन में ही बहुत सारा ब्लड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। कहता है इफ़ बर्थ रेट ऑफ एन एरिया इज 6,000 ऑफ सेम ईयर, कहता है जन्म दर एक क्षेत्र में 6,000 है एक साल में, ठीक है ना, एक साल में 6,000 है, एंड टोटल पॉपुलेशन उस क्षेत्र का 3 लाख है, यानी कुल जनसंख्या उस क्षेत्र का 3 लाख है, और उस समय जो जन्म दर है उस एरिया का वो आपका 6,000 है, ठीक है, यानी 6,000 बच्चा जन्म लिया उस साल में, 3 लाख जनसंख्या है टोटल। तो कहता है CBR क्रूड बर्थ रेट बताइए, तो क्रूड बर्थ रेट बनाने के लिए सीधा सा फंडा है, जितना जन्म होगा ऊपर में, टोटल संख्या नीचे में, तो 1 2 3 4 5 और इंटू में 1000 करते हैं, 1K करते हैं, ठीक है, 1K यानी 1,000। अब आप लोग खुद जानिए ये क्रूड बर्थ रेट निकल जाएगा, जैसे देखिए 3 से 3 गयो, 3 से 3 गयो, समझ गए, और इधर में 3 जीरो और है तो 3 जीरो और इस पर बैठेगा, समझ गए, तो ये 2 से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 60, 3 से हम लोग 20 को काट देंगे तो ये बचेगा 20, यानी क्रूड बर्थ रेट 20% हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पेशेंट विथ द फॉलोइंग ABG रिपोर्ट, देखिए ABG रिपोर्ट आया है, pH इतना है, PCO2 इतना है, HCO3 इतना है, तो क्या होगा बताइए, ये आपका ABG रिपोर्ट है, तो ABG रिपोर्ट इतना है तो क्या होगा पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट अगर आप पहचान लिए हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन है 43 नंबर की कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट,
कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए किया जाता है? मायोपिया। मायोपिया को नियरेस्ट साइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नियरेस्ट साइट डिफेक्ट यानी नियरेस्ट यानी नज़दीक दूर दृष्टि, नज़दीक दृष्टि दोष, समझ गए। मायोपिया कॉनकेव लेंस याद रखिएगा। 44 है विच ड्रग शुड बी केप्ट इन वार्ड व्हेन गिविंग MgSO4 टू क्लाइंट। कहता है कि जब क्लाइंट को हम MgSO4 दे रहे हैं, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो हमको कौन सा ड्रग जो है वार्ड में रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है मान के MgSO4 दे रहे हैं और वो अपन वहाँ पे क्या कर गया, रिएक्शन कर गया, तो तुरंत हम उसको एंटीडोट देंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो यही हम रखेंगे वार्ड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 45 क्वेश्चन है इंसुलिन लिस्प्रो इज गिवन टू डायबिटिक पेशेंट। कहता है इंसुलिन लिस्प्रो हम डायबिटिक पेशेंट को देंगे, कब देंगे? तो याद रखिएगा इंसुलिन लिस्प्रो जो होता है वो बिफोर 15 मिनट ऑफ मील, यानी भोजन से 15 मिनट पहले। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 46 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेशर अल्सर। कहता है प्रेशर अल्सर का जो है अर्लीस्ट यानी सबसे प्रथम साइन, सबसे पहला साइन कौन सा होता है? तो प्रेशर अल्सर का सबसे प्रथम साइन होता है स्किन का डिस्कोलरेट हो जाना, यानी स्किन जो है धीरे धीरे बेदाग बेरंग होते चले जाता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो फॉर एडल्ट बाय सिंगल पर्सन इज। मैंने कई बार बता रखा है कि जब CPR का मामला सिंगल व्यक्ति से पूछा जाए कि सिंगल पर्सन अगर दे रहा है CPR एडल्ट में, तो 3:2 होगा, यानी 3 कंप्रेस और 2 वेंटिलेशन, ठीक है, सिंगल पर्सन। अगर डबल पर्सन 2 लोगों से पूछेगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे है 48 नंबर का क्वेश्चन है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन का रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है? कई बार पढ़ा चुके हैं, फीकल ओरल रूट, ठीक है, याद रखने हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ईच आशा वर्कर कवर्स हाउ मेनी पॉपुलेशन। कह रहा है कि अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ईच आशा वर्कर कवर हाउ मेनी पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्वेश्चन में पूछ दिया, लेकिन दे दिया है घर की संख्या, ठीक है ना, घर की संख्या। तो घर की संख्या जो होगा वो अपन कौन सा होगा? तो एक आशा वर्कर जो होता है मतलब होती है वो 200 से 500 घर को जो है क्या करती है, कवर करती है, समझ गए। 200 से 500 घर को कवर करती है, यानी ये 1000 से 2000 जनसंख्या को कवर करती है एक आशा वर्कर, ठीक है, याद रखिएगा। और घर में अगर पूछ ले क्वेश्चन जनसंख्या में ना देख के अगर हाउस होल्ड पूछ ले तो 200 से 500 हाउसेज, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर है अकॉर्डिंग टू ट्राइक सिस्टम विच कलर कोडिंग इज गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट हुज ब्लड प्रेशर इज इतना एंड पल्स रेट इतना, ठीक है। कहता है एक पेशेंट अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है, ठीक है, तो कौन से कलर कोड दिया जाएगा ट्रियाग सिस्टम में? ट्रियाग सिस्टम आप लोग को पता होगा, मैंने पढ़ाया है आपदा में। तो आपदा में ट्रियाग जो है आपका प्रायोरिटी को बताता है कि सबसे पहले हम किस मरीज को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, तो बेहोश वालों के लिए हम रेड देते हैं, और ये रेड बताता है कि पेशेंट का इमीडिएट जो है ज़रूरी है देखभाल के लिए, ठीक है ना, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज ए अप्रोप्रिएट ईयर ड्रॉप इंस्टिलेशन इन ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 2 साल के बच्चे में कौन से तकनीक सही है कान के ड्रॉप डालने में, ठीक है, कौन सा? तो देखिए मैं बता दूं राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, पुल पिना। जो पुल पिना बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी ध्यान रखिएगा मैं बता दूं जो पिना होता है उसको बैकवर्ड डाउनवर्ड जो है हम उसको खींच के रख देखते होइएगा। गांव देहात में होता भी है कि कान में अगर तेल डाला जाएगा तो कान के जो पिन्ना होता है इस पिन्ना को क्या करते हैं इधर उधर खींच के करते हैं, ठीक है, ताकि जो कैनाल है कान का वो सीधा हो और डायरेक्ट लिक्विड अंदर जाए, समझ रहे ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ता हूँ। 52 है, डेस्क प्रोवाइडेड विथ ए टेबल टॉप प्रिवेंट नेक प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कहता है डेस्क प्रोवाइडेड विथ ए टेबल टॉप प्रिवेंट नेक प्रॉब्लम। कहता है गर्दन की समस्या के रोकथाम के लिए डेस्क के साथ में टेबल टॉप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये किस प्रकार के रोकथाम का स्तर है? तो एक कौन सा होता है आप याद रखिएगा, राइट आंसर होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे अगर गर्दन की समस्या है मरीज को तो उसको डेस्क और टेबल टॉप प्रोवाइड किया जाता है समस्या से बचाव के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर है यूज ऑफ हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स इनटू। कहता है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स का उपयोग है कौन सा? तो इसका उपयोग है क्लैंप द ब्लड वेसल्स। समझ गए ना, क्लैंप द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होता है इसको क्लैंप करने का हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स का उपयोग है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 54 है पर्पज ऑफ डूइंग बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस इज टू। कहता है कि बाई मैनुअल कंप्रेशन, यूट्रस के बाई मैनुअल कंप्रेशन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रिवेंट एपीएच, कंट्रोल पीपीएच, प्रिवेंट कोड प्रोलैप्स, इम्प्रूव द डिसेंडिंग ऑफ द यूट्रस। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल पीपीएच, यानी प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसमें बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं यूट्रस को ताकि ब्लडिंग से रोका जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 55 नंबर प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट स्टार्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू HIV वायरस। कहता है प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट जो है HIV वायरस के लक्षित होने से, संपर्क में आने से कितने बाद जो है हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोफिलाइटिक ट्रीटमेंट जो होता है HIV वायरस के 72 घंटे के अंदर जो है, संपर्क में आने के 72 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 56 है टर्म यूज टू डिफाइन व्हेन टू ऑर्गेन आर प्रेजेंट इन सेम साइड ऑफ द बॉडी। कहता है बॉडी के एक ही साइड में दो ऑर्गेन अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट है, तो फिर जो है हम इसे किस रूप में डिफाइन करेंगे? तो इसे करते हैं इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल जो होता है ये दो अंगों को एक ही साइड में दिखाई देना होता है। समझ गए? आगे बढ़ता हूँ। 57 है वेन टू मेजर CVP इन ए पेशेंट। कहता है वेन टू मेजर, यानी वेन टू मेजर CVP इन ए पेशेंट हु इज ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, कहता है जब CPV मेजर करते हैं पेशेंट में तो वेंटिलेटर पर क्या होगा? वेंटिलेटर पर जब हम CVP मेजर करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो होगा क्या? तो होगा यही कि एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, क्या होगा? एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है 8 नंबर यहाँ पे साइज ऑफ ET ट्यूब फॉर ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। कहता है 4 साल के बच्चे के लिए ET ट्यूब का साइज क्या होगा? इंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 5 mm। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 59 है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एट्रोफिक वेजिनाइटिस इज। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एट्रोफिक वेजिनाइटिस पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज बताइए, मोस्ट कॉमन कॉज बताइए एट्रोफिक वेजिनाइटिस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लैक ऑफ एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन में कमी एट्रोफिक वेजिनाइटिस का एक मुख्य कारण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है 60 नंबर का क्वेश्चन है कि विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स। जो कॉर्निया होता है उसके रिफ्लेक्स में सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन सा नर्व है? ठीक है, तो कौन सा नर्व होगा? तो राइट आंसर जो होगा माय डियर वो होगा यही क्रेनियल नंबर 5। और 5वां नंबर क्रेनियल कौन होता है? याद रखिए ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व कॉर्निया के रिफ्लेक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ में फेसियल नर्व, ठीक है, जो कि 7 होता है संख्या में, 7वां नंबर का नर्व है फेसियल नर्व। ये दोनों जो है इसके मूवमेंट में कॉर्नियल रिफ्लेक्स में भूमिका निभाता है। याद रखिए ट्राइजेमिनल 5वां, फेसियल 7वां। ठीक है, दोनों जो है भूमिका निभाता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है 61 है स्वालोइंगी ऑफ फूड, फूड के निगलना और फेरिंजल फंक्शन
आर कंट्रोलेड बाय विच क्रेनियल नर्व, यानी निगलना और जो फेरिंजल है इसके काम को कौन सा क्रेनियल नर्व के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है? कौन सा? ट्राइजेमिनल नर्व, ऑडिटरी नर्व, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजल नर्व, जो 9वां नंबर का नर्व होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा निगलने में, फेरिंजल फंक्शन में, कंट्रोल में ग्लासोफेरिंजल नर्व जो है भूमिका निभाता है और एक क्रेनियल नंबर 9वां होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, नंबर जरूर याद रखिए, एग्जाम में नंबर भी पूछता है। ए पर्सन इंजेस्टेड 50 टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल, कहता है कि एक मरीज है जो 50 पैरासीटामोल दवाइयाँ को ले लिया है। ठीक है, 50 टैबलेट ले लिया है पैरासीटामोल को, एंड अराइव्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वो जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट, कहता है 50 टैबलेट लेने के बाद मरीज अचानक से 50 टैबलेट लेने के बाद मरीज पहुंच गया इमरजेंसी में, तो नर्स का प्राइमरी एक्शन क्या होगा? तो सबसे प्रथम एक्शन यही होगा कि तुरंत एडमिनिस्टर करने के लिए एक्टिवेट चारकोल को, एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 63 है, व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है? ठीक है ना, रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेशोल्ड कितना होगा? तो यह लगभग 180 mg प्रति TL होता है, तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन में हम ये बी 175 ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड इन राइट ऑसिपिटो एंटेरियर पोजीशन इज हियर, कहता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी अधिकतम तीव्रता फीटल हार्ट साउंड का राइट ऑसिपिटो एंटेरियर पोजीशन में है, उसे सुना जाएगा बिलो अम्बिलिकल राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, बिलो अम्बिलिकल्स यानी अम्बिलिकल के नीचे, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल, पेट के राइट साइड में। ठीक है, बिलो अम्बिलिकल्स और राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल हम सुनेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी में फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, चलिए पूछ देगा कि मैक्सिमम फीटल हार्ट साउंड जो है इंटेंसिटी किस साइड, किस पोजीशन में आप सुन सकते हैं? तो बिलो अम्बिलिकल्स और राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर इस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा चीज़ें अगर N2O भी रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड अपना राइट होगा। ठीक है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ये यूज होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो आज मैंने 65 क्वेश्चन आपको कराया, मैं गारंटी देता हूँ 25 से ज़्यादा आपसे सही नहीं हुआ होगा। प्रथम क्वेश्चन देखने के बाद 25 से ज़्यादा आप सही नहीं कर पाए होंगे। कहने के लिए भले कह दीजिएगा मैं 40-50 सही कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि क्या मतलब सही हो सकता है, कितना, जो वही क्वेश्चन सब है जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उस समय से ही सही हुआ होगा। बाकी जो भी नए क्वेश्चन है मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि 25 से ज़्यादा इसमें टोटल में सही नहीं कर पाए होंगे। अगर 25 से ज़्यादा आप सही कर ले रहे हैं, 30, 35, 40 सही कर ले रहे हैं, मतलब आप एक बेहतर स्टूडेंट है और आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ लीजिए। इससे ज़्यादा ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।